आज का संडे स्टार प्रोग्राम में आप सबों का खैर मुकदम है। समाजी खिदमत और हमारी जिम्मेदारियां पर एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मेहमान जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब, जो एक सहाफ़ी भी हैं और उनका ताल्लुक़ उर्दू अदब से भी है, और मोहतरमा हिना हयात, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सारे समाजी अदारों के साथ मिलकर काम करती हैं। और इनके अलावा डॉक्टर अब्दुल वारिस अली समाजी कामों से जुड़े रहते हैं। और इनके अलावा जनाब जावेद नसीम साहब, वे मोहम्मद साहबुद्दीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब से कि आज के मुज़ाकरे का आगाज़ करें। जनाब मुख्तार अहमद फरदीन। बहुत खुशी इस बात की है कि मैंने देखा कि पूरे कलकत्ते में, पूरे मगरबी बंगाल में, ख़ासकर अगर मटिया बुरुज का मैं मुशाहिदा करूँ तो मटिया बुरुज में भी जो है सैकड़ों की तादाद में जो है NGOs हैं, और सभी NGOs जो है इंसानियत के तहत काम कर रहे हैं। आज के जैसा मुझे साहबुद्दीन, जो मेरा भांजा है, इत्तफ़ाक़ है कि वो सहाफ़ी भी है और समाजी जहदकार भी है। तो रहबर साहब के साथ ही जो है वो संतोष नगर के किसी इलाके में जो है वो एरिया जो बहुत निचले सतह पे है, जहाँ पूरा घर का घर डूबा हुआ है। हालांकि बारिश हुए 2-10 दिन हो गया है। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे जो है घर वापस लौट आना चाहिए था, लेकिन मसाइल जो का त्यों, जो गरीब लोग जैसे थे वैसे ही गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके अंदर ज़िंदगी का कोई उठान नहीं है, उनके अंदर ज़िंदगी का कोई प्रोग्रेस नहीं है। आज भी हम और आप जो NGOs की शक्ल में हैं, दो वक्त खाना लेकर के जाते हैं, और कितने दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, उस इलाके के काउंसलर की ज़िम्मेदारी है, उस इलाके के MLAs की ज़िम्मेदारी है। अगर काउंसलर, MLA और जो है हुकूमत वक्त तीनों अपने अपने कामों को बखूबी अंजाम दें, तो मैं ये समझता हूँ कि मगरबी बंगाल में कोई आदमी गरीब ना रहेगा, परेशान हाल परेशानी में नहीं रहेगा, बल्कि उसको लाइफ प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, बल्कि उसे हर तरह से जो है ज़िंदगी के वो बावकार ज़िंदगी देने की ज़रूरत है। उनको बुला के पूछेंगे, और जवाबदेह है, वो अकाउंटेबिलिटी कि आप हैं, आप हमारे लिए ये इंतज़ाम करें। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि समाज में जो समाजी ज़िम्मेदारी है, अगर हर एक शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को निभा सका तो वही समाज का बेहतरीन समाज के जहदकार कहलाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब। अब आपसे मुलाकात करवाएंगे मोहतरमा हिना हयात साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट। डॉक्टर रहबर साहब का ये सवाल है कि पहले के बनिस्बत अभी समाजी खिदमत और समाजी खिदमतगार दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, और पहले के बनिस्बत बेहतरीन तरीके से वो दिख रहे हैं समाज के अंदर। तो बात दरअसल ये है कि समाजी खिदमतगार भी बहुत पहले से हैं, जब से समाज है तब से समाजी खिदमतगार भी हैं, और सभी अपने अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, टीचर्स हों, जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं सभी निभाते हैं, और सभी ये समाजी खिदमतों में ही शामिल किया जाता है इन सबको। बहरहाल, लेकिन पिछले साल से जब से कोविड आया है, और उस वक्त से हालात जो है समाज के बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं, बहुत दर्दनाक हो गए हैं, परेशान हाल लोग हैं, खाने के लिए परेशानी है, जगह जगह तूफ़ान आने की वजह से। पिछले साल अफान तूफ़ान आया था, इस साल यश तूफ़ान आया, जिसकी वजह से जो इलाके दरिया के किनारे बसे हुए हैं वो पानी की वजह से पूरा मतलब तबाह बर्बाद हो गए। वहाँ के लोग खाने को तरस रहे हैं, पहनने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ के हालात बहुत ही अफसोसनाक हैं। और ऐसे में जिन लोगों को देखा गया है सामने आकर के ऐसे लोगों की मदद करते हुए, दरअसल उन तमामी लोगों को सबसे पहले तो सलाम, क्योंकि
दरअसल वो सामने आकर के उन्होंने एक इंसान होने का फ़र्ज़ निभाया है। अगर हम इंसान हैं तो सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो इंसानियत के लिए है कि हमारे दिल में हमदर्दी एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, और अगर कोई परेशान है, वो हमारा हमसाया हो या कोई भी हो, आउटसाइडर हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी हो, अगर कोई परेशान हाल है और हमसे बन पड़ता है, जहाँ तक जो कोशिश होती है हमें चाहिए कि आगे बढ़ के उनका साथ दें, उनकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करें। तो लास्ट ईयर से ऐसा है कि बहुत सारे एनजीओ सामने आए इसमें, और जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरियाज़ थे सभी जगह वो लोग पहुँचे राहत कारी का सामान लेकर। लोगों की बहुत हेल्प की लोगों ने। और ये इस साल 24 मई को यश तूफ़ान के आने का अलर्ट दिया गया था, और जब से अभी तक तूफ़ान तो चला गया, लेकिन तूफ़ान के जद में आए हुए लोग अभी भी परेशान वाले हैं। और एनजीओज़ वाले इन्हें परवरदिगार सलामत रखे और इनके जज्बे को सलामत रखे कि आज भी वो उसी जज्बे के साथ अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिए चले जा रहे हैं, बिना थके हुए हर इलाके में पहुंच रहे हैं। खाने का सामान लेके, कपड़ा, जो भी ज़रूरत के सामान मतलब लोगों को चाहिए हैं वो लोग ले आके मुहैया कर रहे हैं। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए ये भी बताना चाहूँगी कि मैं 2010 से इस नेक काम में आके जुड़ी, लेकिन उस वक्त लोग सोशल वर्कर के नाम से जाने जाते थे, और चूँकि ये स्मार्टफोन का दौर नहीं था तो लोग पोशीदा थे, बहुत कम लोग जानते थे कि ये सोशल वर्क करते हैं या ये किसी तरह से किसी की हेल्प करते हैं। लेकिन अभी स्मार्टफोन आने की वजह से एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा जान गए हैं कि हाँ कौन लोग कैसा काम कर रहे हैं। तो समाज में रह के हम लोग अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। हर चीज़ का दो पहलू होता है, उसके इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों होते हैं। तो इसका जहाँ मोबाइल का साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है हमारे यंग जनरेशन के ऊपर कि वो मोबाइल की दुनिया में बहुत खो गए हैं और पढ़ाई की दुनिया से काफ़ी दूर जाते हुए दिख रहे हैं, तहज़ीब की दुनिया से काफ़ी दूर जाते हुए दिख रहे हैं। तो उसी जगह दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मोबाइल पे जब लोग कहीं राहत कारी का सामान पहुंचाने के लिए गए यश तूफ़ान के दौरान या अफान तूफ़ान के दौरान, तो उन लोगों ने जो वहाँ काम किया और लोगों ने जो उनकी सराहना की, तो इसको उन्होंने अपनी वीडियोस के शक्ल में, तस्वीरों के शक्ल में कैप्चर करके उसे सोशल नेटवर्क पे डाला, और उसकी वजह से बहुत से लोग इंस्पायर होके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म भी लिया है, बहुत सारे न्यू सोशल वर्कर्स भी जन्म लिए। और ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी सीख मिल रही है सबको कि हम लोगों को यही जज्बा रखना चाहिए और ऐसी सीख लेनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए। ये थी मोहतरमा हिना हयात साहिबा जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा जनाब अब्दुल वारिस अली, जो टीचर के साथ साथ समाजी अदारों से भी जुड़े हुए रहते हैं। जनाब अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एवर साहब का कि आज ने बहुत अच्छा टॉपिक के लेकर आपने हम लोग डिस्कशन में बुलाया है। सोशल वर्क और हमारी जिम्मेदारियां आज के दौर इतना हुजूर से देखिए, समाज की जिम्मेदारियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये सोशल वर्क का ताल्लुक़ है, तो मैं अशार के साथ आपको बात करना चाहता हूँ। मोहब्बत से करो आगाज़, मोहब्बत से करो आगाज़ तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत से करो आगाज़ तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत है वो रूहानी मंजिल जहाँ फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। तो ये एनजीओ का ताल्लुक़, ये समाजी खिदमत का ताल्लुक़, ये अपने अंदर जो रहता है मोहब्बत या उसके जज्बा, उससे होता है। आप जो कह रहे हैं कि एनजीओ और दूसरे अदारे काम किस तरह करते हैं, इससे नहीं होता है। एक मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। C7 में मैं जा रहा था। C7 का बस का ब्रेक इतना हार्ड रहता है, वो जब वो ब्रेक लगाते हैं तो लोग गिर जाता है। तो वाक़या इस तरह, मैं भी उस बस में था।
इतना कस के वो ब्रेक लगाया बड़ी बाजार में, दो बड़े बड़े ज़ईफ़ जो गिर गए, तो सब आगे इतने जगह बैठ गए, वो गिर रह गया। मैं उनको पकड़ के उठा के बैठाया और उसके बाद मैं बोला कि हाँ बैठ जाइए, आप गिर गए हैं, आपकी तकलीफ तो हुई नहीं हुई, उसके बाद आप कहाँ जाना है, तो बांधे बैतल्ला में उतरना है। बोला ठीक है। रास्ता पर वो हम मुझे देखता रहा, हम वो तकता रहा, मैं क्यों, क्या बात, कोई बात, कोई परेशानी हुई नहीं। बोले ये बस में इतने लोग थे, अच्छे बुरे सब कुछ लोग थे, हिंदू मुसलमान सब थे, लेकिन आपने मुझे पकड़ के उठाया है, मैं उठने बाहर बैठाया चलती बस में। तो बोले ये हम लोगों का जज्बा है, मेरी आदत है। बोले क्या, मैं सोशल वर्क हूँ, मैं मेरे दिल में कुछ बात होता है तो मैं सोचता हूँ फट से मैं कर लूँ। तो ये आपका जज्बा, ये आपके जो अंदर में जो खिदमात का जज्बा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सोशल वर्क कर सकते हैं। नहीं नेचुरली कोई आपने एक्टिंग करके नहीं कर सकते, आपके अंदर वो खून में, आपके अंदर वो आना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सा वाक़या है। पिछले दिनों में जा रहा था सेंट्रल एवेन्यू में, वहाँ से जो है सब जो है ऑटो से उतर रहे थे, मैं गाड़ी लेके, मेरे संग पीछे में एक लड़का था बैठा हुआ, लॉकडाउन का मौसम था, तो वो बूढ़ा आदमी उतर रहा था, तो उतरते उतरते वो हाथ में एक लाठी लेके वो थोड़ा सा गिर गया। मैंने गाड़ी को साइड किया, अपट से उसकी जगह पकड़ लिया, वो नहीं दादा नहीं दादा ठीक है, हम उतर के गिर गया। मैंने चालू किया गाड़ी, अब वो पीछे तकते हुए जा रहा, हमको देखते हुए जा रहा। तो लोग सोशल वर्क इस तरह होता है, कोई अगर गिर गया है तो उसको उठा दें। इंसान की पहली पहचान ये होती है कि अगर वो काटे तो उसको दर्द हो रहा है, वो इंसान है। दूसरों को देख लिया कि गिर गया है और उसको आप उठाते हैं तो आपके अंदर वो इंसानियत है, मतलब आपके अंदर वो दर्द से, तो ये हुई इंसानियत। पूरा सोशल वर्क इंसानियत का पैगाम देती है, इंसानियत का पैगाम देती है। आपके अंदर कैसा जज्बा है। अगर आज के, मैं एनजीओ को बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, जो आज के जो अदारे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों ने कि जहाँ जहाँ यस तूफ़ान आया है वो जाके पानी में हिल कर, पानी में घुस कर वो जो बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को सबको अंदर पहुँचा रहे हैं, ये जज्बा है। लेकिन बड़े बड़े अदारे वो काम नहीं कर पा रहे। तो ये जो रहबर साहब आपने कहा है कि एनजीओ और सोशल वर्क और दूसरे अदारे, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाया था बैतुल माल, वो यही का एक हिस्सा है जो हम लोगों के खून में, हम लोगों के रगों में समाता है। और हम लोग जो करना चाहते हैं वो एनजीओ एक नाम है, एनजीओ से ये पहचान होती है कि आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, लेकिन जो जज्बा वो आपके दिल में होना चाहिए, जिससे आप भी इंसानी खिदमत को अंजाम दे सकें। यही मेरा कहना है। एनजीओ एक्चुअली क्या करते हैं कि जो समाजी लोग हैं, समाजी खिदमतगार हैं, उनको ला के दिखाते हैं, शो करते हैं कि दीज आर द पीपल who are eager to serve the people. This is the main thing. क्योंकि मैं बहुत समाजी अदारे से जुड़ा हूँ और मैं बहुत अदारे में काम कर चुका हूँ। आज ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, और दूसरे हमारे सोशल जो अदारे हैं मीडिया में, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरी खुद अपना अदारा है, मैं मस्जिद कमेटी से जुड़ा हूँ, मदरसा कमेटी से भी जुड़ा हूँ, और मंदिर की कमेटी उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी मैं इस तरह अंजुमन तरक्की उर्दू उसके भी जुड़ा हुआ। बहुत अदारा है, मैं काम किया हूँ और मैंने देखा है जो जज्बा काम करने का वो अलग होता है, और एनजीओ में काम करना और प्रोफेशनली काम करना वो अलग बात होती है। इसलिए आपको सोशल वर्क करने के लिए आपके अंदर वो जज्बा, वो नीयत होना चाहिए कि आप कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे। ये थे जनाब अब्दुल वारिस अली, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं हुक्म देने जा रहा हूँ आज के मेहमान जनाब जावेद नसीम साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार। मैंने अब तक डॉक्टर मुख्तार अहमद फदील साहब, मोहतरमा हिना हयात साहब और डॉक्टर वारिस साहब की बातें सुनी। इनकी बातों को सुनते हुए मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ। जैसा कि डॉक्टर मुख्तार साहब ने कहा कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, एमएलए की जिम्मेदारी है, काउंसलर की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाकों का ख्याल रखें। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। फिर बात एनजीओ की तरफ आई तो मेरा सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि आखिर ये एनजीओ पैदा क्यों होते हैं, इन एनजीओज़ को पैदा कौन करता है।
ये वही लोग हैं जिनकी गैर जिम्मेदारानापन की वजह से ये NGOs पैदा होते हैं कि जिन्हें अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने की खुदा ने इस्तात तो दी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करते हैं। ऐसे में कुछ ज़ीफ़हम लोग, हसास लोग, जज्बाती लोग जो दूसरे के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो निकल आते हैं। अब यहाँ पर जहाँ तक सवाल है मदद करने का, तो जिस तरह से बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये जो जज्बा है देने का, मदद करने का, ये घर से ही पैदा होता है और ये कोई आपके अंदर पैदा नहीं कर सकता। जिस तरह से आपने देखा होगा, मोहतरमा हिना फातिमा ने एक बहुत अच्छा खासा एक स्मार्टफोन के बारे में एक डेफिनेशन दिया, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले स्मार्टफोन में एक चेंजेबल बैटरी वाला एक मोबाइल आता था कि बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं उसके बैक को खोल कर। फिर उसके बाद आया कि वो इनबिल्ट होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो समाजी खिदमत का जो जज्बा है, दैट इज इनबिल्ट, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट बिल्ड। तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आप किसी की तकलीफ को देखकर, ऐसे भी लोग हैं कि जो दूसरे की तकलीफ से न सिर्फ ये फ़ायदा उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, बल्कि तिजारत करते हैं। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक ट्रेड ऑफ टेरर चल रहा है, क्योंकि हम अपने एथिक्स से दूर हैं, हमारे अंदर देने का जज्बा खत्म हो गया है, मौत का रफ्स जारी है, उसमें भी हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो लोग अलग लोग हैं। लेकिन ऐसे में जैसा कि आपने कहा, डॉक्टर वारिस साहब के पानी में कमर कमर तक पानी में घुस कर जाकर लोगों की मदद करना, उन्हें खाना फराहम करना, उन्हें दवा फराहम करना, ये वही लोग कर सकते हैं कि जिनके दिल में इंसानों के लिए दर्द है, जिनकी इंसानियत ज़िंदा है। अब मदद करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे NGO के थ्रू करें, अगर आपके अंदर जज्बा है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जो शुरुआत होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे ही होती है। पहले आप थोड़े सी शुरुआत करते हैं, जैसा कि आपने किसी बस वाले को, गिरते हुए मुसाफिर को आपने उठाए में बिठा दिया, किसी को आपने रास्ता क्रॉस करवा दिया। ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत होती है, लेकिन ये एक तरह से इंडिकेट करती है कि आगे चलकर आप क्या कर रहे हैं। और जैसा कि कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इस मामले में भी यही है कि एक अकेला शख्स मदद करना तो चाहता है, लेकिन उस लेवल तक जाके नहीं कर सकता जैसे वो करना चाहता है। तो ऐसे उसे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्लेटफॉर्म NGOs मुहैया करती है। समाजी काम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं तो समझता हूँ कि इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो शायद जब दुनिया बनी थी और जब वो हाबिल और काबिल की तरफ हम जाएं कि जब हाबिल ने काबिल को मार दिया तो फिर उसकी क्या करे, उसकी लाश का बैठा सोच रहा था, तो देखा कि 2 कौवा लड़ने लगा और 2 कौवे में से एक कौवा लड़ते लड़ते मर गया, दूसरे कौवे ने उसकी कब्र खोदी और उसको डाल दिया। तो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ, तो शुरुआत जो होती है वो कहीं ना कहीं देयर इज़ ऑलवेज अ बिगनिंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग। ये हमारा एक दोस्त और जो हमारे बैंक के करीब रहा करता था, उसने कहा कि मुख्तार भाई, मैं भी बहुत गरीबी से उभर के आया हूँ और मैं गरीब हूँ, अभी भी गरीब ही है वो, उसके सेटअप को जो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपका मुझे ताउन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हंगर हैज़ नो रिलीजन, है ना, भूखों का कोई मज़हब नहीं होता। तो उसने सानी वेलफेयर सोसाइटी बोल करके अपने नाम से, अपनी फैमिली के नाम से स्टार्ट किया। वो एक्चुअली में पेरिस और प्लास्टर का काम करने वाला शख्स है, बहुत यंग है, उसका नाम अजहर मखसूसी है। तो वो जब उसने प्लान लेके आया तो मैंने कहा कि ठीक है, मॉरल सपोर्ट जितना हो सकता है। तो स्टेशन के पास में गरीब लोग आते हैं, तो उसने 12 बजे और 1 बजे के दरमियान में खाने का लंगर स्टार्ट किया। तो वो दिन जब कभी समझिए एक थैला बस्ता 5 किलो 10 किलो का थैला आता था, किसी ने ताउन किया तो 1 महीना चला, किसी ने और ताउन किया तो 2 महीना चला। ये सिलसिला गुज़िश्ता 10 साल से जारी है। आज वो शख्स पूरी हिंदुस्तान में इंसानियत के लिए बेहतरीन मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। और हिंदुस्तान में खुद वो अपने हैदराबाद में 2 सेंटर चलाता है। एक सेंटर जो है वो दबीपुरा ओल्ड सिटी में है, एक सेंटर गांधी हॉस्पिटल है,
वहाँ पे। अब आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में लोग कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कैसे कैसे परेशान लोग नहीं आते हैं, तो उन्हें खाने के लिए कौन देगा। तो अब ये 100-200 पैकेट जो है वहाँ पे बनाते हैं, लोगों को देते हैं। एनजीओ का अफादियत, अहमियत, जिस पर डॉक्टर रैबर साहब फोकस करना चाह रहे हैं कि आप जब कभी अपने घर से निकले, अल्लाह ने हर एक को, ख्वाह जो आदमी है, हर एक को जो है इतनी इस्तिताअत तो दिया है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो 2 रोटी तो लेके निकल ही सकते हैं। आप 2 रोटी लेके निकले, रास्ते में चलते हुए जहाँ पे जो ज़रूरतमंद दिखे आप दे दें। ये अगर अमल आप रोज़ाना करना शुरू कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये खिदमत खल्क भी हो जाएगा, इंसानियत के लिए आप एग्ज़ाम्पल भी हो जाएंगे। तो अज़हर मखसूसी की एग्ज़ाम्पल या अज़हर मखसूसी का मिसाल मैंने इसलिए दिया है कि आज उसके खिदमात को हिंदुस्तान का हर वो बड़ा आदमी जिसे आप बहुत मोतबर समझते हैं, जैसे मैं सलमान खान को ले लूँ। सलमान खान ने 1 घंटे का प्रोग्राम, सलमान खान ने 1 घंटे का प्रोग्राम किसको दिया? अज़हर मखसूसी को दिया। अमिताभ बच्चन जिसकी अपनी बादशाहत है फिल्मों में, क्रेडिबिलिटी है, अज़हर मखसूसी की पूरी फैमिली को 1 घंटे का स्टार प्लस पर शो किया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को चाहिए कि अपने अंदर जो अल्लाह ने फितरी तौर पे आपके अंदर जज्बा इंसानियत, खिदमत खल्क दे रखा है, इसे आप 1 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब मैं हमारे अगले मेहमान जनाब साहबुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने ख्यालात का इज़हार। मौजूदा हालात और मौजूदा दौर में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बहुत सारे काम हैं और ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाई है, लेकिन किसी तरह वहाँ पर एनजीओ जो है, एनजीओज़ उस तमाम जगह में गई है और वहाँ पर बुनियादी तौर पर काम किया है। आप देखेंगे कि इस तरह से सिर्फ एक नहीं बल्कि तकरीबन कई ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है एक दूसरे के ज़रिए, एक दूसरे के हेल्प के ज़रिए ऐसे ऐसे जगह में पहुंच जा रही है जहां पर सरकार को पता भी नहीं है। ऐसे बैकवर्ड तबके, बैकवर्ड इलाके, जो इलाका आज भी पानी से डूबा हुआ है, वहां पे लोग उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लोग समाज से कटे हुए हैं, वहाँ पर राहत का कोई सामान नहीं है, लेकिन एनजीओज़ जो है वो तमाम जगहों पर जा रही है और वहाँ पर जाकर राहत का सामान किसी भी तरह पहुँचा रही है। इस दरमियान कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जैसा कि ये है कि एनजीओज़ के ऊपर कई सवालात भी उठते हैं कि जो एनजीओज़ काम कर रही है वो किस तरह से कर रही है, उसके पास फ़ंड कहाँ से आ रहा है, या फिर वो लोग फ़ंड का बाकायदा मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि नहीं। ये सारी बातें खुलकर सामने आती है, लेकिन एनजीओज़ को चाहिए कि वो पॉजिटिवली काम करें। और तनकीदें तो होते रहेंगे, काम करने वाले लोगों के ऊपर तनकीदें होते रही हैं, तो इसके तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज एनजीओ का ही नतीजा है कि जो इतनी बड़ी महामारी कोविड-19 जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें सिर्फ कई एनजीओज़ जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आए और उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया, उन्होंने राशन जो है वो लोगों के घर घर पहुंचाए। तो काबिल मुबारकबाद है वो तमाम एनजीओज़, क्योंकि ये इतना बड़ा महामारी जो नेचुरल कैलेमिटी हुआ है, इसको संभालना सिर्फ सरकार की बस की बात नहीं थी, बल्कि सरकार ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है कि और उन्होंने थैंक्स भी कहा है उन तमाम एनजीओज़ का जो बढ़ चढ़ कर सामने आए और जो है वो इस कैलेमिटी का हिस्सा बने। आज भी आप देखेंगे कि हम कुछ ऐसे जगहों में गए, हमने देखा है कि एक सूर्या नाम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो संतोषपुर, जबकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से तकरीबन 40 से 45 मिनट्स का डिस्टेंस है, लेकिन वो इलाका आज भी यस साइक्लोन के बाद पानी में इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ है कि वहाँ के लोग जो आज पानी के अंदर जिनके मकानात हैं वो पानी में डूब गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 माह लगेगा उस पानी को निकलने में। तो ये 2 माह का वक्त काफ़ी लंबा होता है और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, उनके डेली के जो ज़रूरियात है, राशन है, पानी है, और वो लोग सब एक हैंड मेड बोट के ज़रिए जो है वो लोग बाकायदा उसमें बच्चे बूढ़े सभी आ रहे हैं, किनारे तक आ रहे हैं और कोई पानी डब्बे में भर के लेके जा रहा है, कोई राशन लेके जा रहा है। तो मैं साथ साथ आज जो डॉक्टर रैबर साहब की ये संडे स्टार के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा उन तमाम एनजीओज़ को कि वो जो एरिया है, संतोषपुर का एरिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर आप जाए, वहाँ का हालात का जायज़ा लें और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राहत का सामान पहुँचाए। एनजीओज़ बहुत उम्दा काम कर रही है आज के डेट में। अगर एनजीओज़ नहीं होती
तो सरकार जो है वो बुरी तरह से इस नेशनल क्लामिटी को जो है वो हैंडल करने में बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो जाती। ये एनजीओ का ही नतीजा है कि आज ये किसी भी तरह से ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। आज एनजीओज़ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एनजीओज़ राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एनजीओज़ मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एनजीओज़ जो है वो इसका हिस्सा है। हाँ, यहाँ पे कुछ चंद बातें आती हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जो है वो तनकीद किया जा रहा है। तनकीद का मामला ये होता है कि जब हम उन ज़रूरतमंदों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों तो वो ऐसा ना हो कि हम जो है वो उसको एक तस्वीरी शक्ल दे या वीडियो की शक्ल दे, जैसे कहीं ना कहीं उनको चीज़ें लेने में भी एहसास कमतरी का शिकार होना पड़े। तो इन चीज़ों को भी जो है वो ध्यान में रखना है। ऐसा दे कि हमने एक हाथ से दे दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं चला, तो उनको लेने में भी खुशी होगी। और यही सबसे बड़ी इंसानियत है और यही तरीका हम लोगों को बताया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो प्रोग्राम डॉक्टर रहबर अली ने जो मुनक़्क़िद किया बहुत ही काबिल सताइश है। मैं चंद अल्फाज एनजीओ के ताल्लुक़ से करना चाह रहा हूँ कि एनजीओ के बारे में जो लोगों की गलत फहमी है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि एनजीओ गवर्नमेंट को लेकर ही चलता है और गवर्नमेंट एनजीओ को लेकर चलती है। जैसे हमारे जहाज नसीम साहब ने कहा, एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट काम करती है उनका नाम है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जीओ। आई है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बड़ा वो काम करने जाती है तो तमाम एनजीओ को ले ही करती है। इस तरह बहुत सारा मुख्तलिफ प्रोग्राम एनजीओ ने किया है गवर्नमेंट के साथ। जिस तरह अभी आप लोग पोलियो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम हो रहा था वो एनजीओ के मातहत पूरा डेडिकेट हुआ हिंदुस्तान में। आज जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जितना चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो एनजीओ कर रहा है। हम लोग भी उसमें शामिल हैं। तमाम एनजीओ गवर्नमेंट के प्रोग्राम में एनजीओ लोगों को बुलाया जाता है हम गाँव में, क्योंकि सरकार पूरे जगह में हर गली गली सड़क हर घर में पहुंच नहीं पाती है। तो वहाँ पर एनजीओ का उनको मदद लेना बहुत ही जरूरी पड़ता है और उसके बगैर वो सरकार चल नहीं सकती है। हाँ, रह गया ताल्लुक, जैसे रहबर साहब ने कहा, इन शॉर्ट मैं बता दूँ कि एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराना से बहुत फ़ायदा है। रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारा प्रोग्राम में आसानियाँ होंगी और उससे जो है गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड भी मिलने में आसानी होगा। जैसे हमारे नसीम साहब ने कहा कि एनजीओ चलाने के लिए फ़ंड की बहुत ज़रूरत है। अब वो बहुत बड़ा काम करती है कि वो फ़ंड लेकर वो गरीबों को मदद देती है, क्योंकि वो डायरेक्ट हुआ आदमी इंडिविजुअली वो नहीं रह सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट एनजीओ रजिस्ट्रेशन देती है, उसी को वो फराहम करती है। मैं ये तमाम एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपको छोटा सा मिसाल दे दूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंसानियत से ही वो एनजीओ में जज्बा आता है और आप जो आदमी सोशल वर्क करता है वो उसकी एक मिसाल देखिए मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा वो शख्सियत थी जो पूरे वर्ल्ड में वो फ्री में घूम सकती थी, उनके लिए एक टिकट फ्री रहता था। तो वो ने इंडिविजुअल वो काम कर दिखाया, उनके नाम से वो आज जो है मदर टेरेसा की चैरिटी जो चलता है, मीरा पाटकर आज वो कहीं भी जा सकती है। उन्होंने इंडिविजुअली तौर पर नाम कमाया, सोशल वर्क में उनका एक पहचान पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह उनके अंदर वो जज्बा आज भी कायम। मदर टेरेसा वो जिसको कोड़ हो जाता था, लेप्रोसी हो जाता था, उनको जाके ऐसे करती थी, हाथ सहलाती थी। तो वो जज्बा हम लोग के अंदर देखा नहीं जाता है। आज हम लोग रास्ते चलते हैं तो एक केला का छिलका उठा के नहीं पी सकते, जो हम लोग ये पहचान है कि सत्य जारिया अगर केला के छिलका ये ईंट हटा दें, ये एनजीओ की पहचान है, ये जो इंसानियत की पहचान है, ये सोशल वर्क की पहचान है जो आपको सामने आने चाहिए। मैं प्रोग्राम को मतलब जो है बहुत तवील हो गई है, आइंदा मैं फिर करूँगा। इस अशार के साथ मैं मैडम के लिए बेअमल होते हैं नाकाम ज़माने में सदा, बेअमल होते हैं नाकाम ज़माने में सदा, बाअमल को खुदा समर देता है, बाअमल को खुदा समर देता है। नसीम भाई के लिए एक अशार मैं कहना चाहता हूँ, वो खुद से नहीं मुझसे भी दूर हुए, वो खुद से नहीं मुझसे भी दूर हुए हैं, तब जाके ज़माने में मशहूर हुए। आज ज़माने में उनकी पहचान है, मकबूलियत है, वो इस तरह है। और हमारे डॉक्टर फरदीन साहब के लिए एक अशार कहना चाहता हूँ, ऐसे मिला करे कि करे लोग आरजू, ऐसे मिला करो कि करे लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। ये हमारे फरदीन साहब इस तरह वो सबको लेके चलते हैं। और उनकी जो मुखलिसपन है, इतने बड़ी शख्सियत हो के जब भी आते हैं वो कलकत्ता में हमारे मटिया बुज में, तो वो
इस नाचीज़ को याद करते हैं, हम लोग खिदमत करने का मौका मिलता है। और रहबर भाई के लिए एक अशात, जहाँ रहेगा रोशनी फैलाएगा, जहाँ भी रहेगा रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुज़ाकरा बानवान समाजी खिदमत और हमारी जिम्मेदारियां कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम पर पहुंचा। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। यानी संडे स्टार को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रोग्राम को लाइक शेयर करना ना भूलें।